हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 6 है। तो पिछले वीडियो में हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि उसमें बताया था, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो सीमांत प्रदेश के राज थे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से इन्हें जीत कर अपने अधिकार में लिया और भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना करी और भारत मौर्य वंश की स्थापना करी। तो आज हम मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। जो इसके महत्वपूर्ण शासक, तीन शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हैं। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, यानी इनके गुरु जो थे चाणक्य नाम था, जिनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक, जिनका नाम धनानंद था, उनको 25 वर्ष की आयु में पराजित कर दिया था और 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन होकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और जो चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध जो चाणक्य ने जो चालें चली थी, इसकी एक विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नाटक का है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने गुप्त काल में करी थी। और इनको लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे, अलग अलग कुल का बताते थे, जिसमें ब्राह्मण साहित्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताते थे। बौद्ध और जैन साहित्य, जो कि खुद भी क्षत्रिय थे, तो ये वो इन्हें क्षत्रिय कुल का बताते थे। जबकि मुद्रा राक्षस नाटक में इनके लिए वृषल नाम का उपयोग किया गया है, वृषल यानी निम्न कुल का। और भी इतिहासकार हुए जिन्होंने जिन्होंने इनको कई अलग अलग नामों से पुकारा, जिनमें फिलार्कस, स्ट्रैबो और जस्टिन है, जिन्होंने इन्हें सेंड्रोकोट्स कहा, और जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स थे, जिन्होंने सेंड्रोकोट्स को आइडेंटिफाई करा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी थी। और वह भारत का प्रथम ऐसा ऐतिहासिक सम्राट था, वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने पराजित किया था, और जब संधि हो गई तो फिर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में उसे अफगानिस्तान पूर्व का, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया था। और इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। उसके बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। और इंडिका में मौर्य काल के जो प्रशासन था उस समय का, और समाज और अर्थव्यवस्था थे, इस सब के बारे में बताती है इंडिका। इसका नाम याद रखिएगा, मेगास्थनीज और इंडिका का। नेक्स्ट, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन, आगे चल के फिर जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जब इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, उसके बाद जब 12 साल मगध में अकाल पड़ा था, तो ये अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो कौटिल्य यानी चाणक्य जिनका नाम है, उन्होंने एक अर्थशास्त्र की रचना करी है, जिसमें मौर्य वंश की राजनीति और लोक प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, और अर्थशास्त्र के ऊपर है पूर्णतया। एंड लास्ट पॉइंट, रुद्रामन के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त का नाम का उल्लेख मिलता है, और इस मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, जिसका निर्माण उसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके जो प्रांत के राज्यपाल थे पुष्यमित्र वैश्य, उन्होंने करवाया था। एंड जितना मौर्य वंश का था इम्पोर्टेंट इसमें देख लिया है। अब पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में नेक्स्ट में। बिंदुसार, जिनका शासनकाल का समय है 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास द्वारा मतलब मृत्यु हो गई थी उपवास के द्वारा,
तो फिर उसके बाद बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी बने। तो जब ये राजा बने तो जो कुछ यूनानी लेखक थे इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते थे, जिनमें कुछ इन्हें अमित्रघात कहते थे, जबकि वायु पुराण में इन्हें मद्रसार और मद्रसार, अमित्रघात का मतलब बेसिकली शत्रुओं का नाश करने वाला, मद्रसार, और जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इनके शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए जिनका दमन करने के लिए इन्होंने पहली बार तो अशोक को भेजा और दूसरी बार सुशेम को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीओकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा, ये जबकि मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनेसियस नामक मिस्री राजदूत को इनके इसके राज दरबार में नियुक्त किया था। जबकि जैसा अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के थे, लेकिन बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का पालन करा, इन्होंने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बने ये। और नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु जब हुई है मृत्यु हुई है 273 ईसा पूर्व के लगभग। एंड अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक जो कि मौर्य काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहे हैं, और अशोक ने बिंदुसार के पुत्र थे। यद्यपि अशोक ने लेकिन 273 ईसा पूर्व में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहे, और उसके बाद इन्होंने वास्तविक राज्याभिषेक अपना 269 ईसा पूर्व में कराया था, इसलिए इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। कुछ महाग्रंथ दीपवंश और महावंश ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, राज्याभिषेक से पहले अशोक जो थे वो उज्जैन के राज्यपाल थे, इससे पहले वो तक्षशिला और अवंती के भी राज्यपाल रह चुके थे। नेक्स्ट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद ही कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और उसके साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त भारत और अफगानिस्तान का भी बड़ा भूभाग सम्मिलित था। नेक्स्ट, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग ने आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। इस आक्रमण का उल्लेख जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, और इसी यही युद्ध था जिसके बाद इतना नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो गए थे, और उसके बाद इन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे ये। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले ये ब्राह्मण मतानुयायी थे, मतलब ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे एक तरीके से। तो उपगुप्त जे उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और अशोक फिर बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा के अनुयायी बन गए। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी थी, जहाँ से हमें रुम्मनदेही स्तंभ इन्होंने लगवाया, जिससे फिर हमें बाद में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जन्म के बारे में उल्लेख मिलता इसी से। तो इन्होंने ये रुम्मनदेही स्तंभ लगवाया था, और फिर लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है, और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उन्हें भी धम्म कहा जाता था, तो धम्म करा। तो और इन्होंने अपने शासनकाल में विहार यात्राओं का प्रचलन था इनके यहाँ, जिसमें मनोरंजन शिकार पशुओं का शिकार किया जाता था उस यात्रा में, लेकिन उन्होंने इसके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान कर दिया, जिसमें बौद्ध तीर्थों की यात्रा, ब्राह्मणों और श्रमणों व वृद्धों को दान वान सब दिया जाता था इसमें धम्म यात्रा में। नेक्स्ट, फिर अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति करी, जिसका कार्य जो होता था प्रजा में धम्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म का, एंड कल्याणकारी कार्य करना आदि वगैरह, यही सब थे इनके। नेक्स्ट, ये अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और इसकी जो प्रेरणा थी इसने ईरानी शासक दारा प्रथम से ली थी। नेक्स्ट,
अब अशोक के अभिलेखों में इसने अपने आप को स्वयं नाम दिया है, तो सामान्यतः इसने देवनाम पिय कहा गया है अभिलेखों में। और भाब्रू अभिलेख में इसे पियदस्सी यानी देखने में रमणीय, जबकि देवनाम पिय का अर्थ था देवताओं का प्रिय। और सारनाथ में धर्मशोक, जबकि मास्की में अशोक एवं बुद्ध शाक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कल्हण की राजतरंगिणी। अब कुछ अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक के अभिलेख भी इम्पोर्टेंट हैं इनमें। तो अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में हैं, और अशोक के अभिलेख और भी भाषाओं में मिलते हैं, लिपियों में मिलते हैं, जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियां भी हैं। एंड अशोक के अभिलेखों में जो शहबाजगढ़ी और मानसहेरा का अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में है। बेसिकली जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये है इसमें। तो अशोक का जो तक्षशिला और लगमान अभिलेख है ये अरमाइक लिपि में मिलता है। और जो एक और अभिलेख है जिसका नाम है शरेकुना, ये मिलता है अरमाइक और ग्रीक, ये दोनों लिपियों में है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दो लिपि में यानी द्विभाषी और द्विलिपिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम जो जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा था। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भाब्रू अभिलेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। ये आया हुआ एग्जाम में, भाब्रू अभिलेख, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे। तो अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में कई बाद में हुए, जिनमें कुणाल, संप्रति, दशरथ और ब्रह्मदत्त का नाम मिलता है। लेकिन जो ब्रह्मदत्त थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति, ब्राह्मण सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने करी थी। और मौर्य साम्राज्य के कुछ पतन के कारण जैसे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया वगैरह, और अशोक कुछ अहिंसावादी नीति उन्होंने जब अपना ली थी, तो उसके बाद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा ये देख के, और वित्तीय संकट भी हुआ था। जिसके बाद मौर्य काल में फिर मूर्तियां बनाकर ये इस वित्तीय संकट को दूर करने की कोशिश करी गई थी। और योग्य उत्तराधिकारियों का भी अभाव था, क्योंकि अशोक थे जो आखिरी महान शासक थे, लेकिन इनके बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हो सका जो मौर्य वंश को आगे बढ़ा सके। तो ये इसके कुछ कारण थे इम्पोर्टेंट। मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह मिलता है मयूर है, और इस काल की जो आम जनता की भाषा है वो पाली थी। स्तूप वैसे मौर्यकालीन वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है, जिनमें सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप है जो अशोक के काल में बने थे। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इतना ही था इसमें, और अशोक आई थिंक इतना ही है इसमें ज़्यादा नहीं है। तो जितना भी एग्ज़ाम रिलेटेड था तो अशोक के बारे में बता दिया है। तो मौर्य वंश में इतना ही था, इससे ज़्यादा पढ़ने का अब आगे MCQs लगाएंगे तो और बचा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था, तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मौर्य वंश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी इस वीडियो में कवर कर दी है, और अगले वीडियो में इसके MCQs लगाएंगे और मौर्य वंश को समाप्त कर देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट GS।